कुछ निर्णय लिए गए हैं। संक्षेप में मैं बता देता हूं और उसके बाद हर एक निर्णय का जो विस्तृत प्रेस नोट है वो आप लोगों को बाद में भेज दिया जाएगा। आज कुल मिलाकर के 20 मुद्दे थे और उनमें जो प्रमुख मुद्दे हैं, एक तो हमारी जो इस नए वर्ष की एक्साइज पॉलिसी, उसके ऊपर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। मोर और लेस जो पिछले बार की एक्साइज पॉलिसी थी उसमें कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं है। उसी प्रकार से छोटे मोटे जो सुझाव थे वो उन्होंने किए हैं। फिर भी उसका डिटेल्ड प्रेस नोट जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा। ये जो पॉलिसी है इस बार 20 मई से लागू होगी। वैसे तो हर साल 1 अप्रैल से लागू होती थी, लेकिन इस बार चूंकि कोविड के कारण से पिछले वर्ष में थोड़ा पीरियड जीरो पीरियड था, तो उस जीरो पीरियड के हिसाब से इस वर्ष को 19 मई तक बढ़ा दिया गया। 20 मई से और अगला 19 मई तक ये 1 साल के लिए पॉलिसी रहेगी। इसी टारगेट है कोई 8-10% का टारगेट है उसमें बढ़ोतरी का, और नेचुरल तरीके से जितना होता है वही होगा। रेट्स में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, थोड़े बहुत चीजों का अंतर लाए हैं। इतना है कि जो कोविड सेस हमने पिछली बार लगाया था इस वर्ष में, वो इस वर्ष तक ही रहेगा, अगले वर्ष में वो कोविड सेस नहीं रहेगा। 20 से खत्म हो जाएगा। हाँ, 20 तारीख से कोविड सेस खत्म हो जाएगा। एक नू जिले का टोल प्लाजा है, पुराना से लकड़पुर, सिंगलहेड़ी, ठेंगड़ी, जलालपुर, एक छोटा टोल टैक्स है राजस्थान सीमा तक। उसकी कलेक्शन बहुत कम थी और हम सामान्यतया जिस टोल का 1 करोड़ रुपए से कम टोल टैक्स इकट्ठा हो, ऐसे टोल को हम चालू नहीं रखते हैं। तो उसकी लगभग 60 लाख रुपए ही साल की कलेक्शन आ रही थी, इसलिए उसको बंद कर दिया है। बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से लिया गया है। सभी अर्बन लोकल बॉडीज के एरियाज में ऐसी प्रॉपर्टीज, खास करके दुकानें जो 20 वर्ष से भी पहले से किसी न किसी किराएदार के पास थी, अर्थात सन 2000 से पहले इन्होंने ली हुई थी, उनके किराए, लीज रेट ये सब चल रहे थे, ऐसे सब के लिए पॉलिसी बनाई है कि वो उसको खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। और उस खरीदने के लिए रेट्स तय किए हैं कि जो कलेक्टर रेट है उस एरिया का, जो कमर्शियल कलेक्टर रेट है, उस कलेक्टर रेट से यदि 20 साल से लेके 25 साल तक उनके पास पोजीशन है तो उसमें 80% उस रेट के ऊपर वो ले सकते हैं, अर्थात 20% की छूट दे दी है। और 25 से 30 साल का अगर कब्जा है तो 25% की छूट दे दी, अर्थात 75% पर ले सकते हैं। इसी प्रकार हर 5-5 साल के एक स्लैब बना दिए हैं, मैक्सिमम रिबेट 50% तक उसमें मिलेगी, अर्थात 50 साल या इससे भी ज्यादा का जो कब्जा है तो उनको 50% की रिबेट उसमें मिलेगी और वो अप्लाई करेंगे। जिस दिन से लागू करेंगे तो जल्दी उसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी और नोटिफिकेशन की डेट से 3 महीने के अंदर अंदर उसमें सेटल कर सकते हैं। जो उसको लेना चाहें वो ले सकते हैं। एक फैसिलिटी उनको दी है कि कोई पैसा पूरा स्वयं नहीं दे सकता, तो उस दुकान के, उस प्रॉपर्टी के बदले में बैंक से भी वो पैसा लेकर के और वो जमा करा सकता है। तो एक बहुत बड़ी सुविधा ये दी गई है। इससे नीचे वालों को कोई बेनिफिट नहीं? हाँ, उनको नहीं, उनसे कब्जा हटाया जाएगा? नहीं, वो तो अभी जैसा चल रहा है जिन शर्तों पर चल ही रहा है। कब्जा तो उनसे हटवा सकते हैं कि जो 20 साल से पुराने हैं और इस फैसिलिटी के बाद भी वो लेना नहीं चाहते। उनके एग्रीमेंट रिन्यू होंगे नए किराए पर, उनको मंजूर होगा ठीक है, नहीं तो खाली कराएंगे। ठीक। किराया भी बढ़ा रहे हैं? वो तो नई पॉलिसी बनेगी किराया बढ़ाने की, क्योंकि बहुत पुराने किराए पर बैठे हैं, उनको एक मौका दे रहे हैं खरीदने का, खरीद लेते हैं, अच्छी बात है। नहीं तो आज की प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको रिन्यू तो किया जाएगा। नहीं, अगर नहीं खरीदना चाहते तो किराए भी ले सकते हैं, किराया नया होगा। हाँ, नई पॉलिसी बनेगी। इसी प्रकार से म्यूनिसिपैलिटी की जमीनें, छोटी छोटी जमीनों के पैचेस कई बार प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर आ जाते हैं या कहीं रास्तों के कारण से कुछ डेवलपमेंट रुक जाती है। तो अभी तक जो पॉलिसी थी कि लैंड एक्सचेंज पॉलिसी के भी बराबर की वैल्यू की लैंड दे देते थे, उस लैंड को कोई ले लेता था, वो केस बाय केस चीजें आती थी। लेकिन ऐसे बहुत केसेस हो गए थे, तो हमने उसकी पॉलिसी बना दी है
टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी विद कंसिडरेशन, यानी बेचने के हिसाब से उसके रेट्स तय करवा लेंगे। और रेट्स तय कराने का जो प्रोसीजर है, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने प्रोसीजर बनाया है कि जो फाइनेंस करने वाली कंपनीज हैं वो वैल्यूएशन कराती हैं, या इंश्योरेंस कंपनीज वैल्यूएशन कराती हैं, या बैंक्स वैल्यूएशन कराते हैं। तो ऐसी वैल्यूएशन करने के जो तरीके हैं, वैल्यूअर जो हैं, उनकी एक लिस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा मिलेगी और अर्बन लोकल बॉडीज उन वैल्यूअर से वैल्यूएशन कराएगी, अपना प्रोसीजर तय करेंगे और उस पैसे से अगर उस लैंड को बीच में कोई लेना चाहता है तो वो ले सकता है, ताकि डेवलपमेंट के जो काम रुके हुए हैं, कहीं रास्तों के कारण से, कहीं किसी का 2 टुकड़ों में प्लाट बटा हुआ है, बीच में रास्ता जो पंचायतों के रेवेन्यू रास्ते आ गए थे और अब वो म्यूनसिपैलिटीज में कन्वर्ट हो गए हैं, उसके कारण से बहुत से काम रुके हैं। तो एक सुविधा दे दी है कि भी पैसा भर के आज के वर्तमान रेट के वो खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। इसकी भी एक पॉलिसी ये बना दी गई है। टीजीटी टीचर्स अंग्रेजी के, जिनकी पिछले दिनों में एक भर्ती हमने रद्द भी की है, जो पिछले 5 साल से कोर्ट में लिटिगेशन के कारण से चल रही थी, केवल सब्जेक्ट के नाम से इंग्लिश कंपलसरी और इंग्लिश इलेक्टिव, ये एक विवाद बना हुआ था। तो कई यूनिवर्सिटी से भी परामर्श लिया और बाकी सब जगह से भी परामर्श लेने के बाद ये ध्यान में आया कि हम इंग्लिश सब्जेक्ट का एक ही लेवल कर देते हैं सबका, चाहे वो इलेक्टिव है, चाहे वो कंपलसरी है, चाहे वो ऑनर्स है, या एक नया आ गया इंग्लिश कोर। तो इंग्लिश कोर भी नई एजुकेशन पॉलिसी में आया है। तो चारों को बराबर करके और उसमें से कोई भी इंग्लिश का सर्टिफिकेट उसके पास, यानी इंग्लिश की पास करने का उसका जो डिग्री होगी, उस हिसाब से सभी अप्लाई कर सकेंगे। तो इस हिसाब से नया इंग्लिश के जो टीचर्स का टीजीटी का और वो एडवर्टाइजमेंट करके और ये भर्ती कर ली जाएगी। एक विषय आता है कि जो बच्चे अबंडन्ड और सरेंडर्ड श्रेणी में आते हैं, अबंडन्ड यानी जो 5 साल से कम आयु के बच्चे कहीं भी बिना किसी वारिस के घूमते हुए लावारिस कई बार पुलिस को मिल जाते हैं, कहीं कहीं वो लोग छोड़ देते हैं और उसका कोई आगे मालिक, कोई उनका माँ बाप, कोई उसका ट्रेसेबल नहीं होता। तो ऐसे सब 5 साल से नीचे के बच्चे या 1 साल से छोटा बच्चा, जिसको हम कहते हैं सरेंडर्ड, वो शिशु बच्चे को किन्हीं भी कारणों से, बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो आपको पता है कि सामाजिक दृष्टि से जो उचित नहीं माने जाते, तो उन बच्चों को कहीं कोई छोड़ गया, कहीं पालने में डाल गया, कहीं कूड़े में डाल गया, कहीं अस्पताल में छोड़ा है, कहीं छोड़ा है। तो ऐसे बच्चों को अभी तक जो उनके चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं उसमें उनका पालन पोषण होता है। 18 साल तक तो पालन पोषण वहाँ होता है, पढ़ाई की व्यवस्था भी की जाती है, लेकिन 18 साल के बाद उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। ऐसे उनकी व्यवस्था करने के लिए एक नई पॉलिसी हम लाए हैं, उसका नाम है हरिहर पॉलिसी। तो हरिहर पॉलिसी में 18 साल से 25 साल तक उन सब बच्चों का पालन पोषण, उनकी आगे की पढ़ाई और उनकी नौकरी, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। लेकिन वही बच्चे होंगे जो रजिस्टर्ड होंगे इन चाइल्ड केयर होम्स में, कोई भी आएगा वो नहीं। तो ऐसे निश्चित संख्या है उनकी, और उनको 25 साल की उम्र तक या उससे पहले अगर उनकी शादी कराने में, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर को उनका बना दिया है गार्जियन, तो वो शादी की व्यवस्था भी उनकी बच्चों की, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, किसी प्रकार से वो हो जाती है, तो तब तक ये व्यवस्था सरकार करेगी। पहले पढ़ाई की कोशिश करेंगे कि वो पढ़ लिख करके और आगे बढ़ जाए। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कमज़ोर है, तो फिर उनको 25 साल से पहले उनकी नौकरी ग्रुप सी और डी, 10वीं या 12वीं उसकी शिक्षा के हिसाब से वो उनको एक्स ग्रेशिया के हिसाब से मिलेगी। कोई उनका एग्जाम नहीं, कोई कुछ नहीं, उनको सी और डी में नौकरी का जो पात्र है उसको मिलेगी। लेकिन ए और बी के लिए वो अपनी पढ़ाई के हिसाब से अपना सिलेक्शन में जाने के लिए जो प्रोसीजर रहता है, उनको रिजर्व्ड कैटेगरी EWS, इसका एक बेनिफिट उनको दिया जाएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। उसके अंदर वो आ जाएंगे, उसमें चाहे वो सरकारी नौकरी हरियाणा सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, तो EWS का उनको श्रेणी का लाभ मिलेगा। तो इन बच्चों के लिए, और 25 साल तक अगर उससे पहले नौकरी लगता है तो उस नौकरी की जो उसकी सैलरी है वो भी उसकी रिजर्व रहेगी,
खर्च उसका तब भी गवर्नमेंट ही करेगी। केवल उसमें से अगर वो चाहता तो 20% पैसा निकाल करके स्वयं खर्चने की इच्छा करता तो कर सकता है। यानी एक प्रकार का वो डिप्टी कमिश्नर ही उसका रहेगा गार्जियन, और उसके बाद शादी होने के बाद वो पैसा उसको दे दिया जाएगा। और उसको कहीं भी मकान के लिए अगर कुछ राशि उसको एज लोन देना होगा तो 2 कमरे के मकान के लिए लोन भी दे दिया जाएगा। उसका इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट देगी। तो ये एक व्यवस्था। 5 साल वाला आप बता रहे थे, उसका क्या? 5 साल से पहले नीचे होता है वो अबंडन्ड होता है। अच्छा, अबंडन्ड का मतलब वो कहीं भी मिल जाता है, खोया पाया जैसे होता है, मेलों में गुम हो गए, कहीं और हो गए, जिसको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ था, किसके साथ था। या कई बार पुलिस को मिल जाते हैं बच्चे, उसकी कोशिश की जाती है कि उनके माँ बाप की तलाश की जाए, उनको वापस हैंडओवर किया जाए, लेकिन कई बार बच्चे का और माँ बाप का मेल नहीं करा पाते, फिर उनकी व्यवस्था वो चाइल्ड केयर होम में होती है। 25 साल के बाद क्या होगा? ये 25 साल बोल रहे हैं, 25 साल तक उनकी शादी और व्यवस्था करा के उनका परिवार बसेगा बस। मतलब हम जिम्मेदारी 25 साल तक के बाद मुक्त है, और सरकार मुक्त, वो अपनी जिम्मेदारी संभाल। शादी करा दी, घर दिला दिया, घर में ला दिया, शादी करा दी, परिवार बस गया। हाँ, ऐसे बच्चों में यदि मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं तो ऐसा भी होता है, तो उनकी व्यवस्था वो जो संस्थाएं होती हैं, बहुत संस्थाएं ऐसी करती हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए, और पूरी लाइफ भर भी वहाँ रहते हैं, उनका आर्थिक कोई एक स्कीम बना करके और उनको उनमें एडमिट कराएंगे, और उनकी आर्थिक जो ग्रांट है वो सरकार देगी। एक हमने फंड बनाया है, अभी जो वर्तमान में कोविड की स्थिति चल रही है, तो हरियाणा कोविड इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम, कोई सामान जिसकी आज आवश्यकता है कोविड के लिए, कोई इंडस्ट्री वाला उसको बढ़ाना चाहता है, उसके पास फाइनेंशियल क्रंच है, नहीं वो अपने पास से कैपिटल एक्सपेंस कर सकता है, तो हमने आज ही एक 500 करोड़ रुपए का फंड बनाया है कि कोई आवश्यकता के हिसाब से, चाहे डिपार्टमेंट कहेगा, मेडिकल एजुकेशन अथवा हेल्थ डिपार्टमेंट, या इंडस्ट्री को भी जो इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, वो कोई नया इक्विपमेंट लगाना चाहते हैं तो उनको 500 करोड़ रुपए तक की, मतलब सबको जिसको भी जितनी जरूरत है, ऐसा कैपिटल देने के लिए उस स्कीम में वो लोन ले सकेगा। उसका जो इंटरेस्ट है 1 साल का, वो सरकार वहन करेगी। इसलिए आज की आवश्यकता के हिसाब से ये हमने उसमें एक किया है। ये जो जिस मटेरियल की आज आवश्यकता है, मानो वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है, मानो गैस सिलेंडर बनाने की बात है उसकी आवश्यकता है, या कहीं गैस का जो इक्विपमेंट है जो लिक्विफाइड ऑक्सीजन बनाने के लिए उसकी आवश्यकता है, कोई भी कोविड के रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, या कोई जिसके पास अपने कैपिटल की कमी पड़ रही है, नया प्रोजेक्ट उसको लगाना है, तो वो लगाने के लिए इस पैसे से बैंकों से बात होगी, बैंक तुरंत पैसा देंगे और उसकी गारंटी जो है सरकार की रहेगी 500 करोड़ तक। ये हम एक फंड बना रहे हैं। एक है हरियाणा माइनर मिनरल कंसेशंस, एक पॉलिसी बनाई है जो माइंस डिपार्टमेंट में बहुत सी कठिनाइयां आ रही थी। पिछले दिनों में हमने माइन के जो लोग थे उनको, कॉन्ट्रैक्टर जो थे, उनकी मीटिंग बुला करके उनके बीच में घोषणा भी की थी, लेकिन उसकी फॉर्मल पॉलिसी आज हमने बनाई है। एक तो एनुअल डेड रेंट जो था उसका रेट ऑफ इंक्रीज आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, उसका नाम पॉलिसी का है हरियाणा माइनर मिनरल कंसेशन स्टॉकिंग ट्रांसपोर्टेशन मिनरल एंड प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग रूल्स 2012। हो गया ना? प्रेस नोट लायक है ये। तो ये रूल्स इसमें चेंज किया है। तो इसमें एनुअल डेड रेंट का जो इंक्रीज है वो हर 3 साल में पहले 25% था, अब उसको कम करके 10% किया है कि अब इंक्रीज 25% ज्यादा लगता है 3 साल में, तो 10% किया है, और ताकि उसी हिसाब से अपनी ऑक्शन में वो उसको अपना फैक्टर इन कर लेंगे। दूसरा, सरेंडर करने की बड़ी कठिनाई आती थी पहले। सरेंडर करने में जो नहीं चला सकते थे किन्हीं भी कारणों से, वो सरेंडर करना चाहते थे, लेकिन इतनी कठोर, यानी उसका जो प्रोसीजर था कि सरेंडर करना चाहते हुए भी वो कर नहीं पाते थे, और वो जो मीटर चलता रहता था जिसके कारण से लिटिगेशन बहुत हो जाती थी।
और करोड़ों रुपया उनकी तरफ निकलता था, वो कहते हैं नहीं निकलता है। तो उसका सिंपल कर दिया कि जिस दिन सरेंडर करना चाहेगा उस दिन जो उस समय तक के ड्यूज हैं, जिस महीने में सरेंडर करना चाहता है उस महीना प्लस 1 महीना और उसके ड्यूज पे करके एनओसी ले और सरेंडर करने का एनओसी लेटर के साथ जमा करा दे। तो जितना पैसा उसने दे दिया वर्तमान महीना और 1 महीना नेक्स्ट, उस दिन तक रेंट देने के बाद उसका सरेंडर फाइनल माना जाएगा। फिर डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट करे ना करे कोई जरूरत नहीं है, डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड, ताकि झगड़े ही खत्म हो जाए। और डिपार्टमेंट जिस दिन वो सरेंडर करेगा उस दिन काम बंद कर देगा। उसके तुरंत बाद विद इन 1 मंथ वो सारा सर्वे करके आएंगे कि हाँ इसने जितना मटेरियल निकालना था उससे ज्यादा तो नहीं निकाल रखा, ज्यादा निकाला है तो उसका एक फाइन रिपोर्ट बना करके उसको दे देंगे और उस फाइन की रिपोर्ट के आधार पर वो नेक्स्ट पैसा जो बचता है उस समय तक वो भी जमा करा दे, तो उसके बाद वो फ्री है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट 1 महीने के अंदर अंदर, बरसात के दिनों में 2 महीने रखे हैं, 2 महीने के अंदर अंदर डिपार्टमेंट तुरंत उसको ऑक्शन करेगा, ऐसा भी प्रोसीजर तय कर दिया। ताकि बंद भी रहेगी कोई माइन तो मैक्सिमम 3 साढ़े 3 महीने बंद रहेगी, इससे ज्यादा बंद नहीं रहेगी। पहले तो कोई माइन एक बार झगड़ा होता है बंद होती है तो फिर साल 2 साल बंद ही पड़ी रहती है। फिर नई कोई पॉलिसी आएगी, ऑक्शन आएगी, रेगुलर पॉलिसी चलेगी ऑक्शन की। हर महीने ऑक्शन होगा जो खाली पड़ी है, अगले महीने जो खाली हो जाएंगी हर महीने फिर उसका पोर्टल चलेगा, ओपन चलेगा कि जिसने इस महीने लेनी है लो, अगले महीने लेनी लो। लेकिन ये रेगुलर एक काम ऑक्शन का और सरेंडर का, ताकि किसी को अपने बिजनेस करने में कठिनाई ना आए और सरकार को भी कोई इसका लॉस ना हो। तो कई तरह के खेल चलते हैं वो हमने बंद कर दिए हैं। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट्स पहले था 15 दिन के लिए नहीं 30 दिन के लिए 15%, 60 दिन के लिए 18%, फिर अगले 60 दिन के लिए 21%। अब इतने हाई रेट्स थे तो कठिनाई होती थी, हमने सब जो है अब डिलेड पेमेंट्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सब 12% कर दिया है। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अब आज के समय में जितने कम हो रहे हैं वैसा ही सरकार उसको सभी डिलेड पेमेंट्स 12%। नहीं, ये माइंस की बात कर रहा हूँ। बरसात के दिनों में उनको रिवर बेड कंट्रैक्टर को स्टॉक करने के लिए बरसात के दिनों में जितना नॉर्मल 1 महीने की उनकी क्वांटिटी थी उसको 2 टाइम्स वो इकट्ठा बाहर कर सकते थे स्टॉक, अब उसको 3 टाइम्स कर दिया। ताकि वो, क्योंकि सबकी शिकायत थी बरसात का तो कई बार 2 महीने से ज्यादा टाइम होता, 3-3 महीने भी जाता, तो उसको 3 टाइम्स कर दिया। लैंड ओनर्स जो होते थे उनका पेमेंट ऑफ रेंट एंड कंपनसेशन उसको भी रेगुलाइज कर दिया है। आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से जो कर लें उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ना कर पाए तो फिर उनका कलेक्टर रेट का 2%, कलेक्टर रेट ऑफ द लैंड, उस लैंड का 2% अगर उनका डिसाइड नहीं होता है तो उतना उनको उस लैंड का रेंट देना होगा। 1 साल अगर निकालते तो 1 साल का, 2 साल निकालते 2 साल का, जिनकी जमीन होती है 2% ऑफ द कलेक्टर रेट। अब कलेक्टर रेट चूंकि अलग अलग है सब जमीनों का, वो यमुनानगर में कुछ और हो सकता है, पलवल में कुछ और हो सकता है, तो इसलिए जो कलेक्टर रेट है उसी के हिसाब से 2% पर एनम ये उनका रेंट कर दिया है। और जहां तक कंपनसेशन है कि माइनिंग के बाद उस जमीन को ठीक करने के लिए कंपनसेशन भी देना होता है, उसका कर दिया कि बेड के अंदर रिवर बेड में 0.5% ऑफ कलेक्टर रेट और रिवर बेड के बाहर 1% ऑफ कलेक्टर रेट, ये उनका कंपनसेशन है, वो भी रेट फिक्स कर दिया है। नेचुरल रिवर बेड को तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी चीज बहुत आती है सर इस पॉलिसी में, पुरानी बनी रहेगी कि जो नेचुरल धारा है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं, उससे छेड़छाड़ नहीं है, लेकिन उसके अंदर माइनिंग तो होती है। जो बेड एरिया डिमार्केटेड होता है, ये बेड एरिया से बाहर है, तो जो बेड एरिया है उसके अंदर भी माइनिंग हो सकती है। जब पानी नहीं है वहां, उसके अंदर अगर हम माइनिंग नहीं कराएंगे तो फिर बल्कि पानी अगले साल उसको बाढ़ आने के खतरे रहते हैं। तो इसलिए बेड एरिया में माइनिंग करानी होती है एक लेवल तक, उस लेवल से नीचे नहीं जा सकते। तो उसका जो फिलिंग है बाद में, क्योंकि उसमें ज्यादा उनको नुकसान नहीं होता किसान को, जैसे बरसात आएगी तो फिर उस बेड एरिया में रेत अपना भर जाता है, इसलिए उसका कंपनसेशन 0.5% रखा है। लेकिन बेड एरिया से बाहर
1% रखा है। एक जो स्टॉक के लिए जो MDL होता था, लाइसेंस इनका होता है मिनरल डीलर लाइसेंस, जो 3 गुना हमने किया है, क्वांटिटी बाहर वो कर सकते हैं 2 की बजाय। उसका पहले एरिया था कि 1 किलोमीटर के अंदर कर सकते हैं बेड एरिया से बाहर, लेकिन सबने कहा कि 1 किलोमीटर के अंदर कई बार उनको जमीन नहीं मिलती, कई बार एरिया कम होता है, और कभी कभी तो बाढ़ की स्थिति बनती है तो 1 किलोमीटर तो बेड और उसका पता ही नहीं लगता कि कहाँ तक बेड खत्म हो गया। डिमार्केशन होती है लेकिन फिर भी खतरा ज्यादा रहता है, तो उसको हमने 5 किलोमीटर कर दिया कि 5 किलोमीटर के अंदर कहीं भी अपना स्टॉक कर सकता है। तो कुल मिलाकर एक बहुत अच्छी पॉलिसी जो डिपार्टमेंट ने बनाई है, उसमें रूल्स को काफ़ी रिलैक्स किया है, और इससे माइन कंट्रैक्टर जो हैं वो काफ़ी प्रसन्न है कि भी कई तरह के झगड़े उनके ये समाप्त हो जाएंगे। मोटे तौर पर तो यही है, बाकी कुछ लोगों की उनकी एक्सटेंशन के हैं, 5-6 लोगों के जिनका रिटायरमेंट के बाद किसी को 6 महीने, किसी को 1 साल, वो एक नॉर्मल रूटीन का विषय है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने मैंने रखे हैं। कोई और नहीं लगे? तो कैबिनेट में कोरोना का जिस तरह से माहौल चल रहा है, कई दिल्ली की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है। वैसे साहब ने कहा कि दिल्ली में ट्रक रोक दिया। कोविड को लेकर स्पेसिफिक कितनी चर्चा हुई है? क्या खास कदम या ठोस कदम अब और ज्यादा उठाए जाएंगे हरियाणा में, जिससे कंट्रोल रह सके, बेड मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके? देखिए, कल से ये समस्या जो बनी है उसके ऊपर लगातार सबका ध्यान है, और केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि बाकी जो स्टेट्स और केंद्र के लोगों के साथ हमारी लगातार बातचीत चल रही है। क्योंकि एक तो ये महामारी कोई केवल हरियाणा की ऐसा नहीं है, सभी प्रांतों की स्थिति है। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन भी प्रोडक्शन अलग अलग जगह पर अलग अलग हो रही है, वो भी कोई एक स्टेट के हिसाब से नहीं है। समस्या शुरू हुई थी परसों पहले बार, जब भिवाड़ी से जो गैस ऑक्सीजन आती थी वो गुड़गांव और रोहतक ये सप्लाई करते थे। यकायक भिवाड़ी के प्लांट ने वो ऑक्सीजन बंद कर दी। जब वो बंद की तो फिर गुरुग्राम में और रोहतक में समस्या पैदा हुई, फिर हमको वो पानीपत से भेजनी पड़ी। एक घटना हो गई कि एक ट्रक यहाँ से जा रहा था फरीदाबाद, दिल्ली के क्रॉस करते हुए, तो दिल्ली में उस ट्रक को रोक लिया गया और वहाँ से उसकी गैस निकाल दी गई। तो ये टेंशन के 2 मुद्दे बने। उसके बाद फिर एक स्टैंड ये लिया गया कि नहीं, हम पहले पानीपत से हरियाणा की पूरी करेंगे और जहाँ जहाँ जिस प्रांत में जो जो है वो करें। इससे एक हफरातफरी मच गई, क्योंकि आवश्यकता और प्रोडक्शन दोनों का कोई तालमेल नहीं है। कहीं प्रोडक्शन ज़्यादा है तो कहीं आवश्यकता ज़्यादा है। फिर कल दिन भर में मीटिंग्स हुई कई लेवल के ऊपर, मंत्री लेवल के ऊपर भी, चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऊपर भी, होम सेक्रेटरी सेंट्रल उनके लेवल पर भी, और शाम तक एक फार्मूला बना दिया गया है। उस फार्मूला में देश भर में जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं वो किस किस प्रांत को कितनी कितनी ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, उसका एक कोटा निर्धारित हो गया कि हर दिन उस कोटे के हिसाब से ही वो करेंगे। और कल शाम तक वो सारी पोजीशन ठीक हो गई है। दिल्ली में रात को उसको मॉनिटर कर रहा था कि हरियाणा का जो कोटा है पानीपत से 80 मीट्रिक टन वो भी पूरा गया है। दिल्ली का भी कल शाम 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 170 मीट्रिक टन। अब एक दिन में 140 जानी होती है, लेकिन कुछ उनका पिछला बकाया था तो वो भी चला गया और ये बाकी भी चला गया। अब आज से एक रोस्टर बन गया है कि हर 1 ट्रक हरियाणा का तो 2 ट्रक दिल्ली और पंजाब के, क्योंकि 140 मीट्रिक टन पानीपत में से दिल्ली जाना है, 80 मीट्रिक टन हरियाणा को मिलना है, 20 पंजाब को जाना है। टोटल बन रही है वहाँ 260, लेकिन कोटा 240 का बनाया। 20 रिजर्व में रखा है, वो भी सेंटर के लोग ही उसको देखेंगे कि अचानक कहीं इमरजेंसी है तो 20 को उधर डाइवर्ट करेंगे। अब उसका ये है कि दिन भर में डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाए। ये जिम्मेदारी अलग अलग जगह जहाँ प्लांट हैं वहाँ के लोगों के जिम्मे लगाया है। पानीपत को मैं स्वयं देख रहा हूँ, कोई विषय ऐसा नहीं है, बल्कि अभी केजरीवाल का फोन आया था, वो भी धन्यवाद कर रहे थे कि कल शाम के बाद उनकी पोजीशन सारी ठीक हो गई है कि आगे भी ठीक मेंटेन रहे। हमने कहा भी जो सिस्टम बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जब सिस्टम नहीं बनता तब अफरा तफरी मचती है और जब आवश्यकता जो कमी पड़े तो ज्यादा दिक्कत आती है। सर बेड को लेकर एक सेकंड, बेड को लेकर एश्योर कर दीजिए, क्योंकि बेड को लेकर फरीदाबाद और गुड़गांव से 2 जगह से एक एग्जांपल है हमारे साथ, जहां से ऑनलाइन कर दिया कितने बेड अवेलेबल हैं, कितने ऑक्सीजन अवेलेबल है। ऐसी पूरी पॉलिसी हरियाणा को लेकर आप खुद बतौर चीफ मिनिस्टर कैसे हरियाणा की जनता को एश्योर करोगे कि यहाँ बेड की, हॉस्पिटल्स की कमी नहीं आ पाएगी? देखिए, हमने सब जगह
पूरी नजर रखी हुई है। हम बार बार रिव्यू कर रहे हैं, जहां बेड्स की कमी आती है वहां आसपास के हॉस्पिटल्स में कितनी कितनी आवश्यकता है उसको हम देख रहे हैं, और जहां नई व्यवस्था करनी होती है वहां भी करते हैं। जैसे गुरुग्राम के अंदर कल से मैं देख रहा हूं कि जो ये हमारा गुरु तेग बहादुर, क्या नाम उसका, गुरु तेग बहादुर एसजीटी जो मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर 500 बेड की व्यवस्था ये आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगी। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम था, कल ही मेरी उनसे बातचीत हुई, उनका हम कल एक दिन में पूरा कर लेंगे, वो पूरा कर रहे हैं। नल की व्यवस्था सारी ठीक हो गई है, और ऐसे एक इंडस्ट्रियल एरिया में भी एक नया हॉस्पिटल बना है जो पिछली बार बन गया था, लगभग 125 बेड उसके अंदर है, 50 बेड आज शाम तक उसके भी तैयार हो जाएंगे। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनका कल तक 25% से 30% तक ऑक्सीजन बेड्स की जो कैपेसिटी अलाउ की हुई थी, आज हमने दोनों जगह 50% कर दिए हैं, गुरुग्राम में भी, फरीदाबाद में भी। तो आवश्यकता के हिसाब से सब चीजें कंट्रोल में, कहीं कठिनाई नहीं आती है। अगर बड़ी कठिनाई आई थी तो ये ऑक्सीजन की आई थी एक दिन के लिए, वो स्मूथ हो गया। आगे भी और स्मूथ करने के लिए 2 एरियाज हैं, पानीपत और हिसार, जहां हमारे पास गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन उपलब्ध है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म की ट्रांसपोर्टेशन होती है, गैसियस फॉर्म की ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती है, तो वहां उपलब्ध है। वहां पर हमने डीआरडीओ से निवेदन किया है कि हमें 2 बड़े हॉस्पिटल्स वो बना करके दें, 500-500 बेड के, एक हिसार में और एक पानीपत में। तो 2 जगह पर 500-500 बेड्स के, उनका सारी प्रक्रिया, कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है। वो जिस दिन से शुरू करेंगे, मुझे लगता है 2 या 3 दिन के अंदर वो दोनों हॉस्पिटल बन जाएंगे। क्या इसको लेकर प्रधानमंत्री से भी बातचीत हुई आपकी, कोई फोन आया? प्रधानमंत्री जी की कल शाम को मेरी बात हुई है, और प्रधानमंत्री जी भी चिंता व्यक्त कर रहे थे कि सब जगह की स्थितियां ठीक मेंटेन रहें, और ये उनका ये की कहना था कि हबड़-दबड़ नहीं मचनी चाहिए, और केवल हम कोई एक प्रांत के लोग हैं ये इस सोच से ऊपर उठना चाहिए। ये महामारी पूरे देश के लिए है, पूरे बल्कि विश्व के लिए भी है, लेकिन हमने सब जगह जो व्यवस्थाएं बनाई हैं उन व्यवस्थाओं का ठीक से पालन हो जाए, ये मैंने उनको आश्वस्त किया है कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। हमारी जो कोटा जहां का तय हुआ हम सप्लाई करेंगे, और ये भी मैंने कहा कि बाकी प्रदेशों को भी कहा जाए कि वो भी कोटा पूरा करें, क्योंकि अभी जैसे भिवाड़ी से 20 मीट्रिक टन हमको आनी थी, वो आज फिर मुझे बताया गया कि उन्होंने अभी कठिनाई पैदा की है। मैं भी बात करूंगा वहाँ के जो मुख्यमंत्री उनसे भी कि हर एक प्रदेश से जो कोटा जिसको दिया गया वहाँ सप्लाई होते रहना चाहिए। ये कहाँ पे घटना हुई है, कौन सा स्टेशन? भिवाड़ी से, भिवाड़ी वालों को खाद्य वस्तुओं के कहाँ पे दिक्कत आई तो सर, कल एक कुछ आंकड़े सामने आए थे जो कोविड की डोज है उनकी वेस्टेज को लेकर, ये सामने आया था कि पूरे देश में हरियाणा जो है 2nd नंबर पे है, कुछ 9% आंकड़े आए जिसमें से वैक्सीन की जो डोज है वो वेस्ट हो रही है। देखिए, वो आंकड़ा गलत है, हिंदुस्तान टाइम्स ने वो छापा है, और बल्कि हमने यहाँ पता किया तो वो कहने हमारे तो 1-1.5% वेस्टेज है। अब ये वेस्टेज अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार से हो रही है, आंकड़े अपने अपने हिसाब से सब छापते हैं। हमारे यहाँ कोई भी वेस्टेज नहीं हो रही है। हम ध्यान रखते हैं कि दिन में आखिरी टाइम पर जो वैक्सीन के इंजेक्शन जहाँ लगने होते हैं वहाँ नंबर ऑफ पेशेंट्स के हिसाब से ही उस वायल को खोलते हैं। प्रातःकाल दिन में तो लगातार खोलते हैं, क्योंकि एक वायल खुलने के 4 घंटे तक वो वैलिड रहती है। 4 घंटे में उतने पेशेंट आ ही जाते हैं, या तो 8 लगते हैं या 16 लगते हैं। एक वैक्सीन के 8 पेशेंट होते हैं, दूसरी वैक्सीन के 16 होते हैं। सायकाल जब आखिरी समय में जब उनका टाइम होना होता है, उस समय उतने पेशेंट जब आ जाते हैं तभी वायल खोलते हैं। तो उसमें 1 से 1.5% का लॉस हमारा है। अखबारों में कहां से ये आया है, हमने उसको चैलेंज किया कि ये गलत है आपका। कोरोना के क्रिटिकल केसेस के लिए सर रेमडेसिविर मेडिसिन की ग्रुप थेरेपी, क्या हमारे पास वो पर्याप्त स्टॉक है? हमारे पास पर्याप्त है। कल भी हमारे पास 1000 रेमडेसिविर ये इंजेक्शन आए थे, और वो क्योंकि हम केवल अपना जो सरकारी अस्पताल है उनका ही ध्यान रखते हैं, प्राइवेट वाले अपनी रिकवरी अपने एजेंट्स के माध्यम से लाते हैं। प्राइवेट वाले ब्लैक कर रहे हैं। तो प्राइवेट वालों के ऊपर अभी तक तो वो सीधा लाते हैं। हमने आज उसका विचार ये किया है कि हम सरकारी जो कोटा है उसको बढ़ा देंगे, ताकि प्राइवेट में किसी को नहीं मिले तो सरकारी अस्पताल में आके लगवाए। वो पेशेंट को नहीं दी जाती, सरकारी अस्पताल में ही आने के बाद लगती है, क्योंकि अब ज्यादातर इस प्रकार के जो पैसा खर्च करने वाले लोग वो प्राइवेट की तरफ ज्यादा दौड़ते हैं, और प्राइवेट वाले अपने आप लेके आते हैं। हमारा तो लगभग 1000 जो इंजेक्शन है ये रेमडेसिविर का, तो उसकी हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब जिलों में ठीक चल रहा है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। एक विषय आया था, एक और गंभीर सर, वस्तुओं के कुछ दाम कालाबाजारी थोड़ी बढ़ाई है, उसके
आई है शिकायत, तो आज हमने कहा है कि इसको सभी डीसीज ध्यान करें। अब चूंकि देखिए ये समाज में ही एक चेतना जागृत करने की विषय है कि जब ऐसे कोई कठिन दौर आता है, महामारी का आता है, तो लोगों को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए, ना कि इसका दुरुपयोग करना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। जो लोग इस प्रकार का करेंगे, चिन्हित होते ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक विषय है जिस तरह से दिल्ली में, पंजाब में कोविड के केसेस यहाँ से ज्यादा हैं, क्या एंट्री पे कोई जिस तरह से पहले ऑक्सीमीटर था या टेस्टिंग की है, कोई सुविधा की जा रही है ताकि? ऐसा अभी हमने नहीं किया है, पिछली बार बहुत चीजें करके देख ली, उसका कोई बहुत अंतर पड़ता नहीं है। वो तो सारा कुल मिलाकर के सावधानियां बरतने के बाद ही भी होता है। इस बार जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, पहले कोरोना को जो फैलने का था वो टच करने से और इस प्रकार से थोड़ा उसका जो वो था वो ज्यादा था। अभी इस बार तो लाइट वेट कोरोना वायरस जो एयर में भी ज्यादा फैल रहा है, ज्यादा जा रहा है, तो उसका असर। और अब तो कई जगह पर पूरे का पूरा ग्रुप, पहले तो कभी एक आध कोई वायरस आता था, उसको कोरोना पॉजिटिव मिलता था, बाकी बचाव होता था। अभी तो जहां टेस्ट करते हैं 20-20 लोग, 50-50 लोग इकट्ठे एक साथ मिल रहे हैं। स्कूल में तो इकट्ठे मिल रहे हैं, किसी सेंटर पर मिल रहे हैं तो इकट्ठे मिल रहे हैं। तो ऐसा भी एक ध्यान में आया है। तो इसका जो अटैक है वो नए प्रकार का है, उसमें से कैसे रास्ता निकलेगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये एकदम बढ़ेगा तो हार्ड इम्यूनिटी, जैसे हार्ड इम्यूनिटी तो हाँ, उसके एक नजदीक हम पहुंच रहे हैं और बहुत जल्दी एक पीक के बाद ये एकदम डाउन आएगा, ऐसा भी आपने प्रदेश की जनता को संबोधित किया था, आपने भी कहा था कि कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा, और शाम को फिर प्रधानमंत्री जी ने जब बोला कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए, हरियाणा का जो एनसीआर क्षेत्र उसको छोड़ के बाकी सारे क्षेत्र में लगभग अब स्थिति थोड़ी सी ठीक होनी शुरू हुई है, एक दो करनाल को छोड़ के, सोनभद्र को छोड़ के, तो नॉर्थ हरियाणा की। तो इसके बावजूद, आपके विश्वास दिलाने के बावजूद, प्रधानमंत्री के विश्वास दिलाने के बावजूद, गुड़गांव के एरिया से कुछ प्रवासी लोग जो हैं वो जहाँ जा रहे हैं, ये स्थिति देखने को मिल रही है। तो आज फिर कोई आप एक और कोई विश्वास? देखिए, मेरा कहना है कि हम उद्योग के नाते से सबको विश्वास दिला रहे हैं कि उद्योग लगातार चलते रहेंगे, कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। जितनी आवश्यक सावधानियां बरतने की है वो हमने सबको निर्देश दिए हैं कि वो सावधानी जरूर बरतें। मास्क है, कीप डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, ये सारी चीजें हम करेंगे। फर्स्ट एड की व्यवस्थाएं हैं वो भी हम रखेंगे, अस्पतालों में बेड्स वगैरह ये सारा कुछ रखेंगे। लेकिन किसी चलते हुए उद्योग को बिल्कुल बंद करना ये हमारी योजना में, प्लानिंग में बिल्कुल नहीं है। हाँ, जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ थोड़ा निवेदन रहेगा कि वो भीड़ के इलाके में लोग कम से कम जाएं, या भीड़ के समय में अगर कोई रेस्ट्रिक्शन बरतनी होगी तो थोड़ा समय के लिए पार्शल कोई उसके ऊपर बंद लगाना पड़ेगा, लगाएंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग जो गैदरिंग के ऊपर है उसकी हमने प्रावधान कर दिए हैं कि इंडोर में 50, आउटडोर में 200 और क्रीमेशन के समय 20 से ज्यादा लोग ना हो, ऐसा सख्ती जरूर की है। इतना ही इसको पालन करने के लिए थोड़ी कठोरता है वो हम बरतेंगे। मैं बता रहा हूँ कि ये रेस्ट्रिक्शन हम लगाने वाले हैं कल से सोचा है कि 6 बजे के बाद बाजार जो है बंद रखेंगे। सर, डीआरडीओ के साथ सर बात हुई, पूरे हरियाणा की बात हो रही है सर। जिस तरह से मेरे ने सवाल किया, जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लॉकडाउन है वो वैकल्पिक है, ऑप्शन। अभी लॉकडाउन की कोई, खराब होती क्या ऑप्शन दे? अभी आज के समय लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है। सर, एक विषय ये भी है कि जो परमिशन के लिए जो लोग जा रहे हैं, फरीदाबाद में एक मामला सामने आया कि बाहर पार्किंग में जो है वो शवों को जलाया जा रहा है, ऐसी भी स्थिति जो है वो हरियाणा में बन रही है। और इसके अलावा जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अभी डेथ्स की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है जो कोई अलार्मिंग है। यानी कल भी मेरा ख्याल है 40 के आसपास डेथ्स का सारे प्रदेश में। ऐसा ये जो चीज है, ये जिसने भी कहा गलत कहा है। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए एक मिनट, डीआरडीओ 500 बेड के 2 हॉस्पिटल बना रहा है, या सर कोई इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपकी चंडीमंदिर या जो वेस्टर्न कमांड है इनके साथ भी कोई बातचीत हुई है? कमांड हॉस्पिटल खोलने के लिए आपको इस तरह की इमरजेंसी? उनसे बातचीत हुई है, क्योंकि डीआरडीओ हॉस्पिटल बनाने के बाद उन्होंने जो कहा है कि हम तो हॉस्पिटल तैयार करके दे देंगे, लेकिन डॉक्टर्स की कमी है। तो वो हमारे जो वेस्टर्न कमांड के कर्नल हैं, कर्नल सिंधु, उनसे बात हुई, उनका हम डॉक्टर्स को आपको देंगे। सर, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो रेट आप लोगों ने फिक्स किए हैं गवर्नमेंट ने,
उसको इन्फोर्स करने के लिए कोई चल रहा है? क्योंकि लोगों की आमतौर पे शिकायत आ रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा जो पैसे लिए जा रहे हैं कोविड पेशेंट्स से, वो लगातार ये भी बात करते हैं कि इनको कम करवा दिया जाए या देखिए 8,000 से 18,000 जैसे मैंने कल बताया था बेड के हिसाब से जैसे जैसे हॉस्पिटल का लेवल है उस लेवल के हिसाब से वो तय किए हैं और उससे ज्यादा किसी की अगर कोई शिकायत मिलेगी तो जरूर ध्यान ये जो करेंगे। बाजार राजनीति के आगे राजनीति के पीछे हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।